हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य मैथ पे। तो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट तक पढ़े थे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट का जो मेन चीज़ है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्योंकि कोई भी बुक में देखोगे जो मेन हिस्सा है डिटर्मिनेंट का, मतलब 70% आसपास, वो समझो इसी से रिलेटेड होता है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं डिटर्मिनेंट का क्या है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले तो वो पीछे वाले क्लास तक देख लीजिए, लास्ट क्लास जो भी हुआ है, उसके बाद इसको देखिए। और उसके बाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, लास्ट सेकेंड तक, क्योंकि सारा प्रॉपर्टीज ही होगा। एक भी प्रॉपर्टी मिस करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप कहीं भी रुक सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो इसलिए जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप शेयर भी कीजिए और प्लस लास्ट तक बने रहिए इसके साथ, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट का स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसके सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दोगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम? किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दोगे, अगर सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बना दोगे, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बना दोगे, तो वैसे डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा तुम डिटर्मिनेंट में कर सकते हो। जैसा कि चलो यहाँ पे आए हैं तो पहले प्रॉपर्टी देख लो। इफ ऑल रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट का सारा रोज आर चेंज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, अगर चेंज किया जाए, बदल दिया जाए, करस्पॉन्डिंग कॉलम मतलब संगत का कॉलम। अगर फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो में लिख दिए, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, उसी के लिए करस्पॉन्डिंग आया। तो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसा कि देखो, एक डिटर्मिनेंट हम यही माने कुछ भी, और जब इसको एक्सपेंड खोले तो कितना वैल्यू आया? 50। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये कन्वर्ट करोगे तो तुमको बताना पड़ेगा कि आखिर कैसे कर रहे हो। ऐसा थोड़ी है मन ही मन समझ लें कि कर दिए चल दिए, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करोगे बच्चों, देखो जरा, तुमको लिखना होगा R1 एरो C1। इसका मतलब रो1 C1 बनने जा रहा है। रो1 क्या बनने जा रहा है? C1, यानी रो1 को क्या बना दिए? C1 कॉलम 1। R2 एरो C2, R2 को क्या बना दिए? C2। और R3 को क्या बना दिए? C3। अगर ऐसा करते हो, जरा देखो, R1 में क्या है? 2 3 4, तो यहाँ देखो कॉलम 1 में 2 3 4 है। R2 में क्या है? 1 - 2 5, कॉलम 2 में है 1 - 2 5। R3 में है 7 8 9, तो कॉलम 3 में क्या है? 7 8 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिए। तो जब ऐसा किए तो फिर से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने गए तो इसका भी वैल्यू 50 ही आया, बदला नहीं। तुम जान ही रहे हो कैसे खोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये बातें बाबू ज़्यादा ऑर्डर के लिए भी लागू होता है। अगर 4 रो होगा तो उसके लिए भी होगा, लेकिन पहले ही बताया ना 4 रो का नहीं मिलने वाला तुम लोग क्वेश्चन 12th में। 2 ऑर्डर में भी होगा, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो जहाँ की एग्जाम्पल भी दिखा दिए बच्चों, यही था मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, पहला डिटर्मिनेंट का गुण। कोई दिक्कत? चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के पास। लिखना प्रॉपर्टी 2, लिख देते फिर समझा देते। इफ एनी 2 rows or 2 columns of a determinant are identical, then value of
डिटर्मिनेंट विल बी 0। क्या बोले हैं, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज समान हो, आइडेंटिकल मतलब समान, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रोज क्या हो, समान हो, तो वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। या दो कॉलम भी समान होगा तब भी क्या होगा, 0। एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट में जो भी प्रॉपर्टी रो के लिए बोलेंगे सोचना वो कॉलम के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तुम देखा रोज को अगर हम कॉलम में बदल दे तो वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर किसी दिमाग में कभी भूलने का ये भी आ जाता है, नौबत भी आ जाता है कि सर रो के लिए बोले थे, नहीं तुम कॉलम के लिए भी सोचोगे। तो देखो, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, यदि कोई दो रो या दो कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर वो आइडेंटिकल हो, समान हो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। चलो एग्जांपल से दिखाते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मान लो 2 लिए, 3 लिए, 5 लिए, -4, 3, 8 लिए, और उसके बाद 2, 3, 5 लिए। अगर तुम इस डिटर्मिनेंट में देखोगे, फर्स्ट रो को देखो 2, 3, 5, थर्ड रो को देखो 2, 3, 5, क्या समान दिख रहा है, यस समान अगर दिख रहा है तो इसको तुमको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इसका आंसर कितना आएगा, 0। गारंटी एक्सपेंड करके देख लेना, वो आएगा ही, ठीक है। क्यों हुआ 2 को 0, दो रो समान था इसलिए क्या हुआ, 0 हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस, मतलब चूंकि R1 जो है वो R2 के R3 के बराबर है, यानी पहला रो तीसरा रो बराबर है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। कॉलम में भी ये बातें लागू हो सकते हैं, जैसे देखो 5, 4, 7, -8, 3, 9, -8, 3, 9। बोलो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा। क्यों 0 होगा भाई, क्योंकि सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, समान है। तो सिंस C2 बराबर क्या है, C3। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट का सेकेंड प्रॉपर्टी था, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल यानी समान होगा तो वैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तुमको एक्सपेंड यानी खोलने का कोई जरूरत नहीं, देखो 0 लिख दो, ठीक है। चलते हैं प्रॉपर्टी 3 के पास। If any if each element of any row or column is 0, then value of determinant will be 0। if each element यानी प्रत्येक एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए, सपोज कोई डिटर्मिनेंट बोल रहे हो 0 0 0, तब कुछ बोल रहे हो, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, चाहे वो 0 कहीं पे हो, कोई एक रो में कंप्लीट होना चाहिए या कोई एक कॉलम में कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इसमें ज़्यादा एग्जांपल की कोई ज़रूरत नहीं है, 5 है, -6 है, 8 है, 0 है, 0 है, 0 है, A है, X है, Y है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट ही 0 है, तो इसलिए ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, 0। क्यों, क्या बोले, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, प्रत्येक मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, तब ऐसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टी 3। चलो प्रॉपर्टी 4 लिखो। If we interchange
any two rows or two columns, then numerical value of determinant does not change but sign changes. क्या करें जरा देखो, इफ वी इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब अदला बदला करना, स्थानांतरण करना। देखो दो बातें समझो, एक्स है वाई है, बोलेंगे एक्स को चेंज करो तो एक्स के बदले तुम कुछ भी रख सकते हो, जेड एल एम एन कुछ भी। लेकिन अगर बोलेंगे एक्स वाई को इंटरचेंज करो तो मतलब एक्स की जगह वाई आ जाएगा और वाई की जगह एक्स आ जाएगा। तो इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदला करना, स्थानांतरित करना, तीसरे पार्टी को नहीं लाओगे, यही दो पार्टी आपस में अदला बदला करेगा। तो क्या बोले, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज, अगर दो रोज को इंटरचेंज करते हो, थोड़ा समझो यहीं पे फंडा है, R1 है R2 है, तुम इंटरचेंज कर रहे हो, क्या मतलब हुआ, R1 पे R2 ले जा रहे हो, R2 पे R1 चले जाएगा, मतलब स्थान को अदला बदला कर रहे हो। तो इफ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और टू कॉलम्स, पहले बोले अगर रोज के लिए हो रहा है तो कॉलम के लिए भी होगा, ज्यादा नहीं सोचना। देन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, तब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है डिटर्मिनेंट का वो चेंज नहीं होता है, बट साइन चेंजेज, लेकिन उसका चिन्ह यानी साइन बदल जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है जिसका वैल्यू है 50, अगर इसके फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दो तो सेकेंड रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो। तो ऐसा करने पर अब जो वैल्यू डिटर्मिनेंट का मिलेगा वो 50 ही मिलेगा जो पहले मिला था, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले +50 मिला है तो अब मिलेगा -50, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जैसा एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा। लेट डी बराबर, डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी ट्रायंगल ABC कुछ भी, 2 3 4 5 2 1 -2 3 7। जरा इसका वैल्यू अगर देखें, क्योंकि जगह कम है तो इधर ही खत्म कर देते हैं, नहीं तो चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो अगर इसका वैल्यू देखोगे तो 2 7 दूना 14 -3 11 -3 7 × 35 + 2 37 +4 5 × 15 4 19, 22 माइनस 40 × 120 111 19 × 4 = 76। ठीक है बच्चों, तो 76 22 98 98 -111 -1 -13, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, -13। अब तुम क्या करते हो, कोई दो रो को या दो कॉलम का पोजीशन चेंज कर देते हो, इंटरचेंज, नॉट चेंज, इंटरचेंज, स्थान अदला बदला। अब यहाँ पे बहुत चांस है, फर्स्ट रो सेकेंड रो को, सेकेंड रो थर्ड रो को, फर्स्ट रो थर्ड रो को, फिर कॉलम में भी। इतना करने थोड़ी जाओगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं, थोड़ा समझ लो। हम क्या कर रहे हैं, R2 को R3 पे ले जा रहे हैं, तो R3 कहाँ चल जाएगा, R2 पे, एक ठो हटा के दूसरे जगह ले जा रहे तो दूसरा वहीं आके बैठ जाएगा। तो आखिर कैसे लिखोगे, लिखना होगा, ऐसा नहीं मन ही मन नहीं समझेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, R2 को क्या बना रहे हो, R3, अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना, R2 एरो R3, मतलब R2 कौन बन रहा है, R3, लेकिन अब क्या आ रहा है, R3 कौन बन रहा है, R2, यानी दोनों तरफ से तीर का निशान देंगे। R2 कौन बन जाएगा, R3, R3 कौन बन जाएगा, R2। तो ऐसा करने से क्या, जरा ये बताओ, R1 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, R1 पे कोई काम ही नहीं हुआ, तो R1 है 2 3 4 रख दिए। R2 R3 बन गया, तो R2 पे R3 को ले आओ, -2 3 7, R3 पे R2 चल जाएगा 5 2 1। अब अगर इसका वैल्यू एक्सपेंड करेंगे, पहले ही बता देते हैं, इसका -13 आया था तो उसका आएगा +13। जरा देखते हैं, 2 3 -14 -11 -3 -2 -35 -37
हो सकता है ना भी देखे, ध्यान रखना, बोल रहे हैं +4 इंटू 4 -4 -15 -19। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -22 प्लस 40 दिया 120 और ये 111 हो गया, -76 हो गया, तो 111 -98 हो जाएगा कितना हमारा यहाँ पे +13। तो इसका वैल्यू आया था -13, अब आ गया हम लोग को कितना +13। तो तुम जैसा कि देख रहे हो पहले -13 आया, अब क्या मिला हम लोग को +13। तो अगर ऐसा करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होता है, बट साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके बच्चों, तो देखता हूँ, थोड़ा सा लाउड स्पीकर की आवाज आ रही है, मैं कट करके उसको थोड़ा देखता हूँ, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्रॉपर्टी 4। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं तो ऐसा करने पर न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सेम काम कॉलम के साथ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। अगर चाहते तुम थर्ड कॉलम को सेकेंड बनाना, बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना। अब मन में आएगा सर ऐसा करे क्यों, कुछ क्वेश्चंस आ जाएगा, तुम मजबूर हो जाओगे ऐसा करने के लिए। तुम ये मत सोचो कि तुम इसके बिना काम करके निकल जाओगे, नहीं कर पाओगे। और ये यकीन मानो, जो भी डिटर्मिनेंट अभी बनाए हो ना, वो एक सिर्फ टेलर था, मेन डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन अभी है, जो कि अभी हम लोग 5-6 पार्ट से आगे निकल जाएगा वो। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बिना जो अब 70% क्वेश्चन बचा है ना, तुम हिला भी नहीं सकते। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले प्रॉपर्टी याद रखना है। आज जो प्रॉपर्टी हम लिखा रहे हैं उसके बार बार लिख करके एकदम कंठस्थ कर लेना है, कि मतलब सोचें 6 प्रॉपर्टी दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाए, ना कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा, नहीं। तुम 2 बार 4 बार इसको लिखो, काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो चलते हैं प्रॉपर्टी 5। टू मिनट्स स्टूडेंट्स। तो लिखना प्रॉपर्टी 5। तो प्रॉपर्टी 5 को अच्छे से सुन लो। अगर किसी नंबर से तुमको किसी डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, कोई डिटर्मिनेंट है, तुम चाह रहे हो सर उसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, तो बेटा ऐसा करने से तुमको करना क्या होगा, पहले वो समझो। कोई एक रो, ध्यान रहे, कोई एक रो या कोई एक कॉलम में ही करोगे। याद रखना यहां पे या बोल रहे हैं, और दोनों में नहीं करना। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रो या एक कॉलम में ही करोगे। अब मन में आएगा सर कौन रो में करेंगे, ये तुम पे है, तुम जानो, किसी पे करो, लेकिन एक ही रो पे करोगे या एक ही कॉलम पे करोगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक रो को ही सेलेक्ट करेंगे या एक कॉलम को, वो अपने आप पे है। तुम फर्स्ट रो को करो, कोई थर्ड रो को करता है, लेकिन करेगा एक ही। अब मन में एक चीज आएगा, सर अगर हमको वैसा सिचुएशन आ जाए, हम दोनों रो में करना पड़े हमको, तो उस नंबर को तुमको एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? एक बार से एक रो या एक कॉलम, तो 2 में तुमको चाहिए तो 2 रो के लिए 2 नंबर चाहिए, और क्या। अगर तुम चाहते हो सर हम 5 से 2 रो में करना चाहते हैं, तो 5 से एक बार पहला रो, फिर एक 5 लाना होगा, यानी 25 नंबर लाना होगा। चलो जरा इसको हम डिटेल में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखना, इफ वी मल्टीप्लाई a number in a determinant, then we have to multiply in only one row or column.
मात्र एक रो या मात्र एक कॉलम में करना होगा। हो सकता है थोड़ा सा लाउड स्पीकर की आवाज आ रही हो, हम बहुत ज्यादा कम करवा चुके हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना। हेडफोन लगा के करोगे हो जाएगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में है तो ये सब चीज तो होगा ही। तो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर इन अ डिटर्मिनेंट देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इन ओनली वन रो और कॉलम। अगर किसी नंबर से हम डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम लोग को सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम में ही करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो जरा देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दो ऑर्डर का ही लेते हैं समझाने के लिए। कोई कह रहा है सर हम डिटर्मिनेंट मान रहे हैं 2, 5, 3, 8। अब अगर तुम इसको, चलो ना बड़ा नंबर ही लेते हैं, 10 लेते हैं। अगर तुम एक्सपेंड करते हो तो 10 गुना 2 20, 3 गुना 5 15 होगा 5। ये तो ओरिजिनल हुआ, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोई चाहता है कि सर हम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, पहले तुम तय कर लो किससे करना चाहते हो। कोई कहोगे सर 5 से, कोई कहोगे सर 4 से, कोई कहेगा सर मेरा नंबर नहीं मानिएगा 13 से। हम के से कर देते हैं, के ABCD का के। अगर के से मेरा सही हो जाएगा तो दुनिया के सारे नंबर से सही हो जाएगा। तो हम किससे गुना करना चाहते हैं इसमें? के से। तो चलो थोड़ा सा ध्यान देना, मल्टीप्लाइंग के। तो पहला, अब यहां पहला का क्या सेंस हुआ? 4 केस हो सकता है। हम फर्स्ट रो में करेंगे या सेकेंड रो में या फर्स्ट कॉलम में या सेकेंड कॉलम में। हम दिखाना चाह रहे हैं सभी से आंसर सेम आएगा। तो अगर फर्स्ट रो में करोगे तो 2k, 2 से k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5k, फिर इसमें नहीं करोगे। अब एक्सपेंड करो, 10 गुना 2 20k माइनस 15k, कितना मिला? 5k। ध्यान देते रहना। कोई चाहेगा नहीं सर हम सेकेंड रो में करना चाहते हैं, कर दो। 2 5 पे कोई फर्क नहीं, 3k 10k, एक्सपेंड करोगे 20k माइनस 15k 5k। बात समझ में आ रही है? समान आ रहा है? यदि इसी तरह से थर्ड केस लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में करने जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2k 3k। तो फिर बाबू सेकेंड कॉलम में नहीं कर सकते, तो 5 10, 10 गुना 2 20k माइनस 15k, क्या 5k आया? कोई कहेगा नहीं सर सेकेंड कॉलम में करके दिखाइए। चलो देख लेते हैं, 2 3 तो होगा ही, 5k 10k 20k माइनस 15k 5k। तो तुम क्या देख पा रहे हो बच्चों, चारों केस में आंसर क्या आ रहा है हमारा? समान। तो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट में तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में करेंगे, ठीक। अब जरा इसका रिवर्स सोच लो। किसी डिटर्मिनेंट से अगर कोई नंबर कॉमन दिख रहा है तुमको, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से ही कॉमन निकालोगे। बात नहीं समझे? जरा देखो, 2 4 6 7 8 11 13 17 5। क्या किसी में कोई कॉमन दिख रहा है? तुम कहोगे नहीं सर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन है। फर्स्ट रो में 2 कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट रो में 2 कॉमन है, ले सकते हो। तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ऐसा इसलिए जब तुम मल्टीप्लाई किया तो कोई एक रो में किया तो कॉमन भी लोगे तो कोई एक रो से ही लोगे ना। अब कहोगे सर अगर किसी समय में सेकेंड में भी हमको दिख गया तो निकाल लो सेकेंड से भी, दोनों से, लेकिन अलग अलग निकालो। जैसे मल्टीप्लाई तुम अलग अलग करोगे वैसे तुम कॉमन भी अलग अलग करोगे, लेकिन ध्यान रहे एक बार में एक रो ही या एक कॉलम ही। ऐसा नहीं कि डिटर्मिनेंट में दिखा और समूचा निकाल लिए केवल, ऐसा नहीं होता। तुमको देखना होगा उस बातों को किस रो या किस कॉलम से आ रहा है। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टी 5। चलते हैं प्रॉपर्टी 6 के पास। प्रॉपर्टी 6,
यदि स्टूडेंट्स इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको समझना होगा, न्यूमेरिकल चीज है। कोई भी डिटर्मिनेंट तुम्हारे पास ऐसा है 5 a प्लस एक्स 7 8 b प्लस वाई 11 17, चलो एक ही नंबर लेते हैं 6 c प्लस जेड 9। अगर ऐसा डिटर्मिनेंट देखने को मिलता है, देखो अब कहोगे सर ऐसा मतलब क्या क्या दिख रहा है हमको, अलग कुछ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा, सेकेंड रो में दो एलिमेंट ऐड है। अगर ऐसा है तो तुम इसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे समझो। डिटर्मिनेंट पहला कॉलम में लिखोगे, पहला कॉलम 5a7, बात समझ में आ रही है? 5a7 एक्स रहने देना, 8b11, फिर इसी तरह से y छोड़ देना 6c9। अब बीच में देख लो प्लस है या माइनस। अगर प्लस रहेगा तो अब हम प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। कुछ का बात होगा सर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर दो गो में प्लस एक गो माइनस तो आप क्या करिएगा? ऐसा नहीं आएगा, निश्चिंत हो। तो अगर प्लस है तो प्लस दिए। आप कहोगे सर आप क्या दीजिएगा, ध्यान दो ना, 5x7, बात समझ में आ रही है? ए दिया काम खत्म। ऐसा नहीं कि अभी x छोटा था खाली x दे देंगे, तो भाई तुम फर्स्ट रो में क्या लिखोगे? फिर 8y11 और लास्ट में 6z9। तो अगर तुम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो, दोनों को जोड़ते हो तो इस ओरिजिनल वाले के बराबर होगा, गारंटी है इस बात का। अब दिमाग में सब चल रहा होगा सर वो तो भले ठीक था, इसको बड़का बड़का और क्यों करेंगे? करना पड़ेगा, निश्चिंत रहो, जब क्वेश्चन आएगा दिखाएंगे। और यहाँ पे जानते हो हम तो हर थ्योरी पार्ट के नीचे क्वेश्चन लिखाते हैं, यहाँ क्यों नहीं लिखा रहे? क्यों? प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल देके निकल क्यों रहे हैं? एक क्वेश्चन मिनिमम 10 मिनट लेगा तुमको समझाते हुए, तो इसलिए वो नहीं है संभव। यहाँ पे 4 क्लास लग जाएगा हमको प्रॉपर्टी एग्जाम्पल देते हुए। प्रॉपर्टी याद कर लेना, आज कल से खाली क्वेश्चन ही चलेगा, निश्चिंत रहो। पहले हम अपना क्वेश्चन बनवाएंगे तब चलेंगे बुक पे। अब चलो एक और एग्जाम्पल देके इसमें दिखाते हैं। a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड 7 8 6 5 4 11, ऐसा दिखे, मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी सी इसको छोड़ दो, 7 6 4 8 5 11, प्लस है बीच में तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस, दोनों नहीं रहेगा कभी भी। एक्स वाई जेड 7 6 4 8 5 11। तो इस तरह से बेटा दो ही कंडीशन हो सकती थी और दोनों हम रिप्रेजेंट कर दिए। तो यही था हम लोग को प्रॉपर्टी 6। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब लास्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, प्रॉपर्टी 7 पे। मिटा देते हैं। और 7 नंबर का जो प्रॉपर्टी भी भी आई, उसके बिना जो क्वेश्चंस बचा है शायद ही तुम बना पाओगे, इसलिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो। इसका लैंग्वेज मत पढ़ना बुक में, तो बिना मतलब का पजल्ड होगे। बात समझ लो है क्या। कहता है अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, दो डिटर्मिनेंट है, दो क्या एक ही है, ठीक है, यह डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू मान लो 50 है, ठीक है। कोई क्या करता है, फर्स्ट रो को थर्ड रो पे जोड़ देता है। बात समझ में आ रही है? फर्स्ट रो को थर्ड रो पे जोड़ देता है। दिमाग में अगर सर तो फर्स्ट अपना जगह पे है, लेकिन फर्स्ट रो को थर्ड पे जोड़ देगा, तो ऐसा करने पर उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी रो को किसी दूसरे या तीसरे रो पे जोड़ने पर उस डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सेम काम अगर तुम घटा भी लेते हो, माइनस भी कर लेते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? सेम काम अगर कॉलम के साथ भी करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि मान लो ये फर्स्ट रो है, ये ध्यान देना, ये फर्स्ट रो कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तुम क्या चाहते हो ना सर, थर्ड कॉलम में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से, 15 से, 1000 से, करोड़ से, किसी से, तब हम इस फर्स्ट पे जोड़ेंगे। थर्ड में किसी संख्या से गुना करके तब कहां जोड़ेंगे? फर्स्ट पे। ऐसा करने पर भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रभाव नहीं पड़ता है। सोच के बहुत आश्चर्य लगेगा, और यही इसका रियलिटी है। तो इसको हम लिखाएंगे नहीं लैंग्वेज में, जरा इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा दूर तक ले जाते हैं, ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में बस जाएगा ये चीज। लिखना प्रॉपर्टी 7, लेट डी बराबर 4, 7, 3, 8 एक डिटर्मिनेंट है। पहले इसका वैल्यू निकालो। 8 चौके 32 माइनस 21 11। ठीक, अब तुम क्या क्या कर सकते हो, मैं सारा कुछ पहले सोच के बताता हूं। कोई कहेगा सर हम फर्स्ट रो को थर्ड रो पे जोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड रो पे जोड़ना चाहते हैं, तो मुंह से खाली होगा तो नहीं, लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे भी है, वो चीज भी है। फर्स्ट रो को कहां जोड़ रहे हैं? थर्ड रो पे। याद रखना, कहां पे काम कर रहे हो उसके बारे में सोचना। फर्स्ट रो को थर्ड रो पे जोड़ रहे हो, काम बेटा थर्ड रो पे हो रहा है ना, तो यानी तुम लिखोगे R3 एरो, मतलब R3 पे काम हो रहा है, मतलब R3 अब बनने जा रहा है। क्या? R3 पे R1 को जोड़ा जा रहा है, यानी R3 पे R1 को जोड़ा जा रहा है। नहीं समझे? फिर देखो, R1 को R3 पे जोड़ रहे हो, काम कहां हो रहा है पहले ये सोचो। R3 पे, तो R3 एरो। क्या काम हो रहा है? R1 को जोड़ रहे हैं R3 पे, तो R3 प्लस R1। अब कुछ तुम लोग गलती कर सकते हो, वो नेगेटिविटी निकाल देते तुम्हारे अंदर से अभी ही। कोई क्या सोचेगा, सर R3 एरो यानी R3 पे काम हो रहा है, हम R1 प्लस R3 नहीं लिख सकते? मैथ तो बताता है 2 + 3 5, 3 + 2 भी 5। बेटा ऐसा करना नहीं, गलत हो जाओगे। बहुत सारे जगह बहुत सारा चीज गलत हो जाता है, वो दोनों चीज सेम नहीं है। क्यों नहीं है? थोड़ा समझो, बोल के तुमको ऑकवर्ड फील होगा। कहेंगे R3 पे काम करो, यानी सर R3 पे काम होगा, यस सर। R1 को जोड़ो, यस सर, R3 में R1 जोड़ेंगे। कोई कहेगा R3 पे काम करो, R1 प्लस R3, क्या मतलब है? जो देखो R3 पे काम हो रहा है, R1 पे R3 को जोड़ा जा रहा है, काम हो रहा है R3 पे और जोड़ा जा रहा है R1 पे। होगा ऐसा क्या? नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, जहां काम होगा वहां ही लिखना है पहले। मतलब R3 है तो पहले R3 नहीं होगा, यहां R2 R1 नहीं लिख सकते। ऐसा करने से डिटर्मिनेंट के वैल्यू प्रभाव नहीं पड़ेगा। जरा देख लो, काम कहां हो रहा है? R3 पे R1 को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब R3 पे R1 जोड़ा जा रहा है, जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 गुना 4 60, 7 7 49, 11। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं ना। तो मतलब किसी रो को किसी रो पे जाके जोड़ दो, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सबको पता है, बट वो लिखने की कला आना चाहिए। वहां उल्टा मत कर देना, नंबर कट जाएगा। फिर चलो अभी बहुत सारा दिखाते हैं केस ना, चिंता ना करना। कोई कहता है नहीं सर हम R2 पे, ओ बेटा एक गलती हुई यहाँ पे, R2 ना, R3 तो है ही नहीं, R2 पे जोड़ा जा रहा था ना। R2 पे चलो R1 ही कर लेते हैं। R1 पे R2 को घटा रहे हैं, क्या लिखने का तरीका ये होगा? R1 पे काम हो रहा है, R1 पे किसको घटाएंगे? R2 को, तो R1 - R2।
गलती क्या होगा, R2 माइनस R1 लिखने का कोशिश करोगे, गलत नहीं होगा क्या? R1 पे काम कर रहे हो, R2 में R1 घटा रहे हो, जिस पे काम कर रहे हो उसी में ना घटाओगे या जोड़ोगे या कुछ करोगे, ये ध्यान रखना। तो अगर ऐसा करते हो तो भी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो ना, R1 पे इसको घटा रहे हो तो 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम काम R1 पे कर रहे हो, R2 पे काहे का फर्क पड़ेगा भाई? 8 गुना 1 8, माइनस माइनस प्लस 3, क्या उतना ही है ना? और चलो आगे। कोई कहेगा नहीं सर, हम किसी नंबर से गुना करके जोड़ना चाहते हैं, चलो दिखाते हैं ना। कोई कह रहा है सर कॉलम 2 पे, अब कॉलम में आ गए, मतलब सारा सिचुएशन दिखा देते हैं, दिमाग में कुछ रहना नहीं चाहिए। कॉलम 2 पे तो कॉलम 2 देंगे, कॉलम 1 को जोड़ेंगे, लेकिन अब सिंपल जोड़ना नहीं चाहते, किसी नंबर से गुना या भागा करके जोड़ना चाहते हैं। तो गुना या भागा को एक ही काम नहीं एक साथ करोगे। मान लिया 5 से गुना करते हैं कॉलम 1 पे, तब जोड़ते हैं। आ जाओ, C2 पे C1 को जोड़ोगे, लेकिन इसमें 5 से गुना करके। तुम 10 12 75 से भागा गुना कर दो, कोई फर्क नहीं है, हम 5 लिए। 5 से गुना करके जोड़ने का मतलब 5 इंटू C1। C2 पे काम हो रहा है, C2 प्लस C1 में 5 से गुना किए, क्या C1 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। क्यों? काम कहां हो रहा है? C2 पे। तो C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 3। अब C2 पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि C1 में 5 से गुना करके जोड़ा जा रहा है। करो 5 से गुना, 5 गुना 4 20, 20 प्लस 7 27, 5 तिया 15, 15 प्लस 8 23। फिर समझो, इसमें 5 से गुना करके जोड़े, 5 चौके 20 प्लस 7 27, 5 तिया 15 8 23। इसको खोल दो, 23 चौके 3 चौके 12 92, 27 तिया 81, लो ना फिर 11 ही है। मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। घटा भी दोगे बेटा, फर्क नहीं पड़ेगा। करके देखना, आज ये प्रैक्टिस करना, ये मेरे भरोसे नहीं, 2 सर लिखा दिए चलते याद करते हो। खुद से किसी कॉलम में गुना करके जोड़ देना, किसी कॉलम में भागा करके जोड़ देना, ये सब करना खुद से प्रैक्टिस। अब इस केस का एक एक्सेप्शन भी है जो बहुत सारा टीचर बताता ही नहीं, वो इसी चीज को समझा देता है और जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर बैठता है, बट वो एक्सेप्शन ही तो याद रखना है जो क्वेश्चन गड़बड़ करवाता है। इसलिए हम इसमें बट लिख रहे हैं, लेकिन तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ अलग बात है। जैसे कोई बोला C1 पे हम पहले 5 से गुना कर देते हैं, तब C2 को जोड़ेंगे। C1 पे 5 से गुना कर देंगे, तब C2 को जोड़ेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर वही तो आपकी अभी नहीं, थोड़ा देख लो, एक ही चीज है क्या? नहीं है, ये तुमको सेम दिखेगा, लेकिन यहाँ C2 वहां क्या है? C1। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, थोड़ा सा इस पे नजर रखना, ये बहुतों को नहीं पता। और पहले भी बोले, बहुत सारे सर इसको बताते ही नहीं और बच्चा वहीं फंसता जाए। तो अब देखो, C1 में किससे गुना किया? 5 से। आ जाओ, 5 से गुना किए, 5 गुना 4 20, 7 जोड़ेंगे क्योंकि C2 जोड़ रहे हैं, 5 जोड़े 20 7 27, 5 तिया 15 8 23, 7 8 पे कोई फर्क नहीं, 7 8 पे 100 कॉलम 2 पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? काम कहाँ रहा बेटा? C1 पे। C2 पे क्यों, काहे का फर्क? काम जिस पे होगा उस पे फर्क पड़ेगा ना। और C1 पे काम हुआ है तो बताओ, उसमें 5 से गुना हुआ था, बट हम कह रहे हैं इसका आंसर सेम नहीं आएगा। तुम कहोगे कितना आएगा सर? पहले बता देते हैं, 55 आएगा। अब बड़ा ये मिस्ट्री लगेगा सर, क्या बोल दिया आप? अच्छा, आपको बिना एक्सप्लेन किए पता है? हाँ पता है, दिखाते हैं। 27 गुना 8, 23 गुना 7, 8 7 56, 5
8 दूना 16, 5 21, 7 तिया 21, 2 14 2 16, 55 आया। क्यों ऐसा क्यों हुआ इस बार? इस सब में कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ फर्क पड़ा। यहाँ पे एक रूल का वायोलेशन यानी उल्लंघन हो रहा है। वो ये है, तुमको पता है किसी भी कहीं पे भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है। रूल है या नहीं है मैथ में? तुम कहोगे तो ये वाला रूल सर यहाँ पे कहाँ गया, आप क्यों नहीं बताए? बेटा यहाँ पहले गुनाह नहीं हुआ था, जुट गया था तब किसी से गुनाह होकर के आया था। यहाँ पहले गुनाह ही हो गया, तो अगर उससे गुनाह ही हो गया उससे भागा देना होगा। 5 से गुनाह हुआ तो 5 से भागा दोगे बाहर में। क्या कट के 11 देगा? तो आज से याद रखना इस एक्सेप्शन को, जिस रो पे काम होगा, हम इसको थोड़ा ना ट्रिकी बताते हैं। हाँ, जिस रो पे काम होगा अगर उसमें गुनाह किए हो उसी से भागा दे देना। ये देखो बड़ा सिंपल बता रहे हैं, जिस रो पे काम कर रहे हो अगर उसमें गुनाह हुआ है उससे भागा देंगे। किसी और में फलना चिलना किसी से गुनाह हुआ है मतलब नहीं है, सो जाएंगे आप। अगर यहां कहता नहीं 50 C2, बेटा 5 से ही भागा देते, 50 हमको कोई मतलब नहीं है। काम किस पे हो रहा है? C1 पे। हम जो भी ट्रिक बताते हैं वो 100% ट्रू होता है, याद रखना। C1 पे काम हो रहा है, C1 पे किससे गुना? 5 से भागा दिए। C2 पूछो ही नहीं काम हो रहा है क्या? नहीं। आ जाओ यहां भी दिखा दे, C2 पे काम हो रहा है क्या? C2 पे गुना है? नहीं है, क्यों दे भागा? थे मेरा ट्रिक है, याद रखना। जिस रो या कॉलम पे गुना होगा उससे भागा देंगे। किसी और पे क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मन में आएगा सर अगर हमको किसी सिचुएशन में भागा देना पड़ा तो क्या करेंगे? तो अगर तुम भागा दिए हो तो उसको गुना खत्म करता है तो बाहर में मल्टीप्लाई कर देना, फर्क क्या पड़ता है? तो ये था प्रॉपर्टी बेटा 7 तक, और यही था डिटर्मिनेंट का टोटल 7 प्रॉपर्टी। ये भी आया है, इसका लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं, मन में बसा लो। किसी डिटर्मिनेंट को कोई रो कॉलम पे जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर 1। लेकिन अगर जिस पे काम कर रहे हैं अगर उसमें गुना किए तो भागा देंगे, बात समझ में आ रही है? और अगर भागा किए तो गुना करेंगे। लेकिन भागा वाला केस नहीं आता है जल्दी, गुना वाला ही आता है जो ये भी दिखाए। लेकिन अगर किसी और के साथ क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए बाहर में कुछ भी हो, जहां हो रह रहे हैं वहां पे कुछ ना हो। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था टोटल 7 प्रॉपर्टी। इसको बार बार लिखना है आप लोगों को अच्छे से और उसको याद करना है, नहीं तो कल क्वेश्चन में फंसोगे। और इसका एक बात जानते हो खराबी क्या है? तुमको नहीं पता कि इस क्वेश्चन में कौन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, ये माइंड खोजेगा। तो इसलिए जब तक तुम याद नहीं करोगे या तुम चाहोगे पेज उल्टा देते हैं, देखते हैं कौन फार्मूला नहीं है कि A+B इसका जरूरत पड़ गया उल्टा के देखते हैं। ये पूरा दिमाग में नाचना चाहिए 7 प्रॉपर्टी। तो ये 7 का 7 प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़े, डिटर्मिनेंट का यही 7 प्रॉपर्टी है। इसको अच्छे से याद कर लेना। कल हम धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले अपना देंगे, प्रैक्टिस करवा के तब बुक पे ले चलेंगे। अभी बुक पे तुमको नहीं जाना, पहले तुमको बस ये प्रॉपर्टी आज रात यही करना है, रविवार रात ही कल फार्मूला याद करना है, ठीक है? ये बात का थोड़ा ध्यान रखना। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ प्लीज, नहीं तो अगर 1 साल के अंदर मेरा 1000 नहीं हुआ प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 साल क्यों कर रहे हो, 1-2 महीने के अंदर करवाओ इसको। लॉकडाउन बढ़ ही रहा है, अब किस चीज का आशा देखना, ठीक है? तो चलो लाइक करो, अच्छे से शेयर करो और कंप्लीट वीडियो दिखा करो, बीच में छोड़ के चल दिए। 1 घंटा के लिए बैठा करो, पूरा वीडियो देखा करो। चलो बाय।